आप मनीष है क्या यहाँ पर? मनीष है अभी आप? हाँ क्या बोलिए। ओके। हम बोल रहे थे कि अभी आपका तो कोई मैंने चेक नहीं किया बट आपको फिर भी दिखा देते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा हाँ एक्चुअली आज तो आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि आप इम्प्रूवमेंट किया आज थोड़ा। जैसे कि देखिए ये आपने दिखा ना, डिस्कस द हाउ द पार्टीशन ऑफ बंगाल अफेक्टेड द राइज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्टेट, है ना? कोर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्टेट, ठीक है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन भी ठीक लिखा था, लेकिन ना यहाँ पर तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप यहाँ ही नहीं दिखाए थे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो आया क्यों था, है ना? जैसे कि वो लिखने के पहले आपको दिखाना था ऑन द कॉल ऑफ लॉर्ड कर्जन, है ना? He basically he announced that he will partition the Bengal, and that came into effect on 16 October 1905। हाँ, तो इसको लिखना है। उसके बाद फिर आपको दिखाना है कि द रीजंस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना? तो यू कैन राइट, तो उसको थोड़ा लिख देते और ये कोई इसमें काम कर सकते थे। तो मैप आप ड्रॉ कर सकते थे, एक इंडिया का मैप दिखाते और उसमें जैसे मैंने दिखाया था ना बिहार बंगाल का, है ना? बिहार बंगाल को हाँ सब कुछ मैप पे काम कर रहे हैं थोड़ा। एक दो दिन में हो जाएगा तो आ जाएगा मैप इंक्लूड कर देंगे तो उसको। आप मैप दिखा सकते थे। उसके बाद आपने ये खोजा पार्टीशन लिखा है ना, तो यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी लिख चुका था बंगाल पार्टीशन, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, है ना? ये रीजन आपने दे चुका था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। 4 लाइन आपने लिखा है ना, इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, ठीक है। उसके बाद जो आपने इम्पैक्ट लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये जो आपने इधर लिखा है साइड में, उसको जरूरत नहीं था। जब आपने यहाँ पर डायग्राम बना दिया पॉलिटिकल इम्पैक्ट, है ना? इस तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना? सोशल इम्पैक्ट आपने बताया हुआ है, तो बस ये लिखने की जरूरत नहीं था। जब इतना दिखा रहे हैं तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो यहाँ तक था, उसका बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट्स गुड दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने लेटरल एंट्री वाला हम लोग ऑलरेडी जब डिस्कस किए थे, तो आपको वहाँ पे फोकस करना था कि हम लोग जैसे क्या बताते हैं वो सबसे पहले, अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द लेटर एंट्री इन द सिविल सर्विसेज, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको या तो यह कर सकते थे कि आप लेटर एंट्री को डिफाइन कर देते कि दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज द मैकेनिज्म टू रिक्रूट द पर्सनल आउटसाइड द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना? जो नॉर्मल प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, उससे बाहर जा करके हम जो किसी पर्सनल को जो हम लोग रिक्रूट करते हैं, उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते। उसके बाद जो आप लिखते कि जो सेकेंड ईआरसी या नीति आयोग है reiterated need for the lateral entry to bring the expertise, है ना? जो डोमेन एक्सपर्टीज होते हैं इनटू द सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका, तो काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली बार इंक्लूड करते हैं उसको। ओके, अब दूसरा बात यहाँ पर क्या है, ये आपसे यहाँ पूछा गया कि व्हाट आर द परसीव्ड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आपने एडवांटेजेस क्या लिखा है यहाँ पे, दे आर सम ऑफ द रीजंस गिवन द लेटरल एंट्री, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। आप हाँ नीड, आप देखो यहाँ पे नीड पूछेगा ना, तो आपको सिर्फ नीड दिखा सकते थे। तो नीट अगर पूछता तो इसमें नहीं पूछा था, नीट तो पूछेगा, लेकिन आप फिर दिखाते तो थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब जो आप एक सर्कल, ये क्या बोलते हैं, सर्कल बना देते और नीट लिख करके साइड साइड से दे करके पॉइंट लिख देते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। ऑप्शन सब एक्सपर्टीज, है ना? इमीडिएट अवेलेबिलिटी, है ना? तो ये सब दिखते। एडवांटेज क्या क्या है इसका, एडवांटेज जो हम लोग, आप देखिए जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, तो आप या तो उसमें नोट्स बना लो, थोड़ा छोटा छोटा नोट्स, है ना? आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है और आपका मैक्सिमम पॉइंट देना होता है। देखिए जैसे कि मैंने, आप मेरा आंसर देखेंगे, उसमें हमने 10 पॉइंट लिखा हुआ है ना, 8-9 पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको आपको लिखना था, ठीक है। ये चीज है। ये यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं ना? ट्रांसपेरेंट है क्या उसमें? नहीं है ना, वो तो अपने उसके जो विम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके डिपेंड करता है। ट्रांसपेरेंसी क्या वहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं उसमें रिक्रूट करने में, है ना? ओके, तो बाकी आप थोड़ा सा पॉइंट, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर नहीं है, ओके, बट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए था वो। transparent process such as terms and remuneration will help in hiring the best as available experts for the
फॉर टारगेटेड रिजल्ट, ठीक है। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर आप लिखें तो इतना पढ़ने का उसका टाइम ही नहीं रहता, नहीं तब पढ़ेगा है ना। छोटा छोटा पॉइंट लिखे है ना, जो हम बताए थे उस तरह, ठीक है। डिसएडवांटेज में आपने लिखा हुआ है। हमारे जो डिस्कशन का क्या मतलब है, डिस्कशन का मतलब यही है कि आप जो है पॉइंट्स को सिर्फ लिखेंगे वहां पर एग्जाम में, आपके दिमाग में वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम ये सब 10 नंबर का, कितना नंबर का है ये, मुश्किल से 8 नंबर का है। तो आप इतना लिखेंगे, इससे अच्छा टाइम इसको आप इन्वेस्ट करेंगे 38 नंबर वाले में, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ उसको पॉइंट गिना देना, उसको डायमेंशन दिखा देना, बस हो गया। उतना में वो समझ जाए कि यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। बाकी अपने सही में क्या कोई दिक्कत नहीं है। यूसीसी वाला जो था क्वेश्चन है ना, इन्फॉर्म सिविल कोड वाला, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि इन्फॉर्म सिविल कोड होता क्या है उसको डिफाइन करते हैं, है ना। पहला चीज, या तो आप आर्टिकल 44 से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये थोड़ा हाँ, वही है डिक्टेशन में वही है, बट आर्टिकल 44 नीचे है, नीचे लिखा है ना। उसी में है, तो उसी में है। आपको मैंने क्या बोला था उस समय। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा था, उसने क्वेश्चन पूछा था बेसिकली कि रिसेंट जजमेंट है ना, जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं आप जजमेंट से ना, तो एक जो एग्जामिनर होता है ही विल गेट द आइडिया दैट, है ना, कि आपको इसके बारे में पढ़ा है ना। आपने कहीं भी, मुझे लगता है कि यहाँ पर शुरुआत में हमने कहीं भी जजमेंट का नाम नहीं लिखा है, जैसे सारा बानो को सानो, सारा बानो या फिर साना शान बानो, है ना। तो ये वाला चीज आपको पहले लिखते, जहाँ जजमेंट पूछा तो पहले जजमेंट से स्टार्ट कर दिए, फिर आगे में आर्टिकल का थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। और उसके बाद फिर आपको से पूछ रहा था फिजिबिलिटी है कि नहीं है ना। तो फिजिबिलिटी की बात करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज और लिमिटेशन जो था वो सब भी, है ना। उसमें क्या वे फॉरवर्ड, लास्ट में वे फॉरवर्ड पूछा था, तो थोड़ा उस पर काम करना है, ठीक है। बाकी थोड़ा पॉइंट भी, पॉइंट पर ज्यादा ध्यान करेंगे, पॉइंट लिखें तो तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर आज का। वो आ गई क्या लड़की? हेलो। नहीं, अभी नहीं जुड़ी है। ओके, लड़की नहीं आई है। वो आई थी लेकिन शायद चली गई, है ना। आज वो लिखी नहीं ना, मैंने उसको बोल दिया कि तुमने लिखा नहीं, इसलिए शायद भाग गई क्या। पता नहीं, बाय। ऐसा नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, ओके। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? हाँ, अब आ रही है, मेरी आवाज जा रही है भैया? हेलो। हाँ हाँ, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। देखिए एक्चुअली हाँ, एक चीज और भैया, एक चीज। हेलो। मैं बोल रहा हूँ ना भैया, एक्चुअल में इनका एक आंसर देख रहा था, उसमें अच्छा किसी पार्टी, जिस पार्टी का गवर्नमेंट है उसका मेंशन करना जरूरी है क्या? अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगा। जैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन है बीजेपी लीड उत्तराखंड गवर्नमेंट, वी कैन इजीली राइट देयर उत्तराखंड गवर्नमेंट, देयर इज नो नीड टू राइट ना पॉलिटिकल पार्टी। यस राइट है। मैंने उनका वो आंसर नहीं देखा था उस तरह से, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, तो मैंने देखा नहीं था उनका आंसर। बट उनको सिर्फ मैं आइडिया दे रहा था कि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया मैंने। हाँ, लेकिन आपने कैच कर लिया, तो अभी मैं हाँ, या कभी भी आंसर जब लिखते हैं ना, तो उसमें किसी भी पार्टी का मेंशन, थोड़ा मेंशन करने से बचे। आप एक जनरल आइडिया लेके, जैसे गवर्नमेंट को रेफर करें। चलिए आज का भी सर टॉपिक को इनिशिएट करें। ओके, चलिए गुड इवनिंग टू ऑल, है ना। आज का हमारा टॉपिक जो है पारा डिप्लोमेसी, है ना। तो सबसे पहले हमको समझने की बात है। ओके, आ भी गई, अभी आ गई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हमको तो आ रहा है। नहीं, इसको पूछ रहा हूँ मैं अभी। हाँ, हम लोग को आवाज आ रही है। अंकिता को आ रही है क्या? अच्छा, पूछिए उनसे। ओके, तो अभी हम लोग जस्ट बिगिन करने वाले हैं, सही समय पर आ गया है ना। तो मुझे लगा कि डिस्कशन हो गया होगा, तो चलते हैं ना। ओके, अच्छा, ठीक है। नहीं, अब देखो आज का हमारा जो टॉपिक है पारा डिप्लोमेसी और साउथ चाइना सी, है ना। तो सबसे पहले अगर इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, पहले पारा डिप्लोमेसी होता क्या है, किसी को आइडिया है क्या पारा डिप्लोमेसी क्या होता है? हाँ भैया, मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। एक्चुअली पारा डिप्लोमेसी एक ऐसा डिप्लोमेसी है, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें एक मॉडिफिकेशन है। इट मीन्स कि जो पारा डिप्लोमेसी या फॉरेन जो डिप्लोमेसी है उसमें एक इनोवेशन है। इट मीन्स इंडिया या किसी भी नेशनल का सब नेशनल पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं। सब नेशनल क्या हुए? जैसे कि मतलब सब नेशनल मीन्स, सपोज कीजिए गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अपना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट मीन्स स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे
कोई इंडिया का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन कंट्री के साथ, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक आईआईटी इस बार किया है ना, आईआईटी मद्रास, जो कि आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो अपना ब्रांच खोला है, इस तरह से आईटी दिल्ली जो दुबई में खोला है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अदर कंट्री में अपना ब्रांच खोल सकते हैं। जैसे अपना बिहार की बात करें तो जिका जो है जापान का जो कंपनी है जो कोऑपरेट कर रही है ना इसमें अपना मेट्रो बनाने में बिहार में, तो इस तरह से मतलब जो इंडिया का जो मेन बॉडी है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करके इंडिया का सब नेशनल पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन ये हुआ कि जो हम लोग जो पैरा डिप्लोमेसी का मतलब क्या होगा कि सब नेशनल एंटिटीज जो है वो इंगेज करती है। बस आपको देखिए एक्चुअली हम लोग पास टाइम कांस्टेंट है, वी हैव टू डिस्कस टू टॉपिक है ना, सो विल ट्राई टू मींस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द मेन पॉइंट्स है ना, ऐसे करेंगे ठीक है। ओके ओके तो ये करेंगे। तो पैरा डिप्लोमेसी का मतलब आपने सही बताया कि सब नेशनल एंटिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट कैन बी द गवर्नमेंट, दैट कैन बी सिविल सोसाइटी, दैट कैन बी द एनी इंस्टीट्यूशंस, राइट? ऐसा है, ठीक है, ये आपका कहना है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग की जो पैरा डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी हम लोग की इंडिया में चर्चा में रहता है। क्यों रहता है चर्चा में, आप लोग बताइए, चर्चा में क्यों रहता है ये पैरा डिप्लोमेसी? एक्चुअली मेन रीजन बिहाइंड इट कि जो इंडिया का मतलब जो मेन, जैसे सपोज करिए मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया का, तो वो चीजें कुछ हद तक चीजें को मतलब वहाँ पे कैरी करने में थोड़ा उनका रेस्ट्रिक्शन या कुछ कारण होता है ना, जैसे अपना सॉफ्ट टॉकिंग, सॉफ्ट डिप्लोमेटिक जो होता है उसके अंतर्गत हम दूसरे चीज को भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एनजीओ वगैरह भी कहीं पे चीजें अगर भारत का जो मेन बॉडी है जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री अगर वो चीजें कन्वे नहीं कर पा रही है कहीं दूसरा कंट्री से, तो एक छोटे से चैनल के रूप में एनजीओ वगैरह वहाँ पे चीजें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारा ये मतलब ये चीजें बना रहे, मतलब नहीं नेशनल इंटरेस्ट में आगे चीजें चलता है, मतलब ये भी कारण हो सकते हैं। नहीं वो ठीक है, वो तो आपने बता दिया सब एंटिटीज का, लेकिन ये न्यूज में क्यों था? अंशिका बता सकते हो, अमिता, अंकिता? ये मैंने आर्टिकल, ओके चलिए, ओके हम बताते हैं। बोलिए। तो जैसे क्या था कि पैरा डिप्लोमेसी अपने लेवल पे क्यों होती है? हाँ बेसिकली न्यूज में क्यों, करंट न्यूज में क्या न्यूज में तो अभी केरला वाला परमिशन दिया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके चलते, बट आता क्यों है और डिप्लोमेसी की जरूरत क्या होता है? अभी जैसे ओके अभी उस पर आते हैं हम लोग। बस ये आपको ये आइडिया आपने दिया कि केरला गवर्नमेंट बेसिकली ना वो चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल कॉपरेशन है वो एक्सटेंड करना चाहती है, क्योंकि उसका जो बहुत सारे उसके जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो कि नर्स है, डॉक्टर है या इंजीनियर्स है, दे आर वर्किंग द गल्फ कंट्रीज है ना, तो वहां से वो चाहता है कि हमको कुछ बेनिफिट्स मिले है ना, तो वो एक अपना जो इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है गल्फ कंट्रीज है, इसके लिए वो न्यूज में था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया क्या पैरा डिप्लोमेसी के बारे में? ओके अब नेक्स्ट आता है कि हमको नीड क्यों है ना, अब आता है नीड क्यों चाहता है। नीड के पीछे का मेन रीजन हमारा यह है कि हम जब नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी डिसाइड करते हैं तो ब्रॉड होता है, और जब पैरा सब नेशनल पे डिसाइड करते हैं तो स्पेसिफिक होता है। और जैसे कि कुछ एरियाज में ही हम सब अलाउ किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी क्षेत्र में पैरा आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं। स्टेट को भी कुछ लिमिटेड है, जैसे एजुकेशन है, रिसर्च है और प्रोफेशन है, इन सब चीजों में अलाउड है कि आप पैरा डिप्लोमेसी कर सकते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल लेवल की डिप्लोमेसी है जिसमें कि मेनली कंट्री का सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब कंसर्न होते हैं, वहां पर नॉर्मल अलाउड नहीं है। तो स्टेट को थोड़ा पावर देने के लिए और उनके पास रिसोर्सेज का मतलब उनके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए और उनके यहाँ फंड का क्रंच भी है, उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हमने मतलब गवर्नमेंट ने उनको पैरा डिप्लोमेसी के लिए परमिशन दिया। नहीं ठीक है, देखिए आपने बताया ना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब क्या, हम अपना डिस्कशन है ना
लंबा नहीं खींचना है, ठीक है? मतलब छोटा-छोटा पॉइंट बताना है क्या और किस लिए चाहिए। मान लो आपने बोला कि एकेडमिक एंगेजमेंट के लिए चाहिए, रिसर्च के चाहिए, टूरिज्म के लिए चाहिए, है ना? तो ऐसे-ऐसे पॉइंट बताएँगे सिर्फ, है ना? सिर्फ पॉइंट पे बात करेंगे, तो हमको वहाँ पॉइंट लिखना है, ठीक है? हम लोग समझाने के लिए तो समझ जाएँगे, हम भी आप समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन हमको सिर्फ पॉइंट बताना है, आप कितना पॉइंट क्रिएट कर पा रहे हैं, है ना? ये मेरा मोस्ट मतलब वो मेरा डिजायर है ना? तो मान लीजिए एक आपने क्या बताया, लोकलाइज्ड इंटरेस्ट, है ना? जो किसी लोकलाइज्ड इंटरेस्ट के रूप में, अब वो लोकलाइज्ड इंटरेस्ट किस पर का हो सकता है? एक हो जैसे एजुकेशन हाँ, एजुकेशन हो गया, है ना? एजुकेशन के लिए हो गया, प्रोफेशनल के क्षेत्र में है, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है। रिसर्च हो गया, ओके। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताइए? टूरिज्म हो सकता है क्या? बिल्कुल, टूरिज्म है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाला कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल जैसे वाइब्रेंट गुजरात का मीटिंग हुआ था ना, एक आपने वाइब्रेंट गुजरात का सुना होगा समिट, है ना? बिल्कुल। ओके, अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है क्या? मतलब सब नेशनल लेवल पे क्राइसिस मैनेजमेंट भी हो सकता है। हाँ, कैसे कैसे मतलब और ये डिबेटेबल है कि क्राइसिस मैनेजमेंट वाला। हाँ, क्राइसिस मैनेजमेंट में कैसा होता है, क्योंकि यूएई जब वो एक बार जब बाढ़ आया था ना केरला में, फ्लड आया था, तो यूएई ने कुछ फाइनेंस जो है एक्सटेंड किया था, सपोर्ट, है ना, केरला को, लेकिन वही उसको चीज बता रहे हैं कि जब वो एक्सटेंड किया था तो उसमें गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि अब ये फंड नहीं ले सकते हाँ, गवर्नमेंट को। ओके, ठीक है। ओके, इससे आपको जो एक और अच्छा, इससे और क्या हो सकता है? इससे हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोग फेडरल कंट्री है ना, फेडरल कंट्री का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पॉलिटिकल ऑटोनोमी जो है ज्यादा दे रहे हैं स्टेट को, है ना? यही हुआ ना? तो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग सब नेशनल लेवल पर जो एंगेजमेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हमको पॉलिटिकल ऑटोनोमी जो दिए हुए स्टेट्स को, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा। तो ये आपका कितना पॉइंट होगा आपने बताया? चैलेंज, इसका चैलेंज क्या हो सकता है? व्हाट इज द चैलेंज? अभी आते हैं, उस पर आते हैं। अब मान लीजिए इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, जो आपने बोला चैलेंज है, जाने मतलब इससे क्या हो सकता है ना? तो सबसे पहले आप ही लोग बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक अगर हम बोले कि सबसे पहला एक हम लोग देखें कि जो डिप्लोमेसी जो है कौन डील करता है, किसका काम है डिप्लोमेसी करना? सेंट्रल स्टेट लेवल नहीं, जो डिप्लोमेसी होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ना? अब इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है, जैसे अगर, और ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का है, तो अगर इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री अगर टॉक नहीं कर रही है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, उसके अलावा जैसे कोई एनजीओ कर रही है, तो हो सकता है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, चीजें जो पारदर्शिता नहीं कर सकता है, तो थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट। हेलो, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अच्छा, मान लीजिए वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। चलिए थोड़ा सा आपने एक तो आपने मतलब ठीक है वो बताया, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए? अब मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने क्या बता रहा था अभी, है ना, कि अगर हम मान लें कि अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेसी नहीं करे, है ना, और कहे कि स्टेट को करने के लिए, तो एक तो पहला चीज एक डिस्प्यूट आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंडेटेड प्रोविजन है, जो हम आर्टिकल 293 में देखते हैं ना, 293 हो या 253 में हो, है ना? तो इसमें जैसे 293 में क्या बोला गया है कि जो स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो बोरो करे बाहर से, है ना? वो इम्पावर्ड नहीं है विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम उसका रीजन यही था कि नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकता है अगर स्टेट और सेंटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। एक ये भी सकता है ना, वो भी एक पहला रीजन है। दूसरा का रीजन जो क्या, जो सब नेशनल जो गवर्नमेंट होती है, कोई स्टेट्स होती है, ये स्टेट है या फिर जो सिविल सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके पास एक्सपर्टीज है उतना उसको डील करने के लिए? नहीं होता है ना, एक्सपर्टीज का भी कमी रहता है। उसके अलावा देखा जाए कि हो सकता है जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि अगर कोई अगर कंट्री जो है, मान लिया कि नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो है अरुणाचल प्रदेश लगे एंगेजमेंट करने चाइना से, तो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न भी ब्रीच हुआ कि नहीं होगा, है ना? ये भी हो सकता है, तो हमारा जो ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? हमारा सॉवरेनिटी भी कंप्रोमाइज हो जाएगी यहाँ पे। वही सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ये भी सही बात, ये अच्छा पॉइंट दिया आपने। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, है ना, ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो सकता है। मतलब वही कंट्री ही मान के चलिए।
हाँ नहीं, स्टेट के पास उतना सॉवरेन नहीं होता है, लेकिन जो कंट्री होता है ना उसके पास, एक नेशन है इंडिया, उसके पास सॉवरेन पावर है। हाँ। नहीं मतलब हम ये बोल रहे हैं कि कंट्री और स्टेट दोनों चलता है डिप्लोमेसी में एक जैसा ही। हाँ ठीक है, इसीलिए हाँ। ओके। इसका अगर मान लें फिर अगर हम बात करें कि हम बोले कि जो ये जो है ना, ये डिप्लोमेसी वाला है ना, फॉरेन अफेयर्स को डील करने का, ये कौन से लिस्ट में आता है? ये तो सेंट्रल लिस्ट में ही, इंडियन लिस्ट में आता है। तो अगर मान लिया कि अगर लगे वो अपना डील करने, केरला गवर्नमेंट लगे डील करने, इससे क्या होगा? स्टेट और सेंटर में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हाँ हाँ, तो इससे क्या होगा? तो सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है ना? एक चैलेंज ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि और पार्टी जो एग्रीमेंट में है वो दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं भी रखेगी, इग्नोर भी कर सकती है। पार्टी जो है दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान, हाँ वो भी हो सकता है ना? हाँ, ये भी अभी आएंगे, इस पर भी आएंगे। अब मान लीजिए एक और बात बताइए, अगर मान लीजिए सेंटर स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे क्या होगा? और लोग कहाँ जाएंगे? जुडिशरी में जाएंगे। जुडिशरी में जाए तो फिर अभी तो बहुत सारा जो कितना केस, ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी है ना, जुडिशियल केस नहीं, इसमें जुडिशरी कैसे आएगी? नहीं आएगी। अरे कैसे एक्सटर्नल रिलेशन, नहीं, एक मिनट, एक्सटर्नल रिलेशन का एक्सक्लूसिव राइट है सेंट्रल के पास। नहीं वो ठीक है, वो समझ रहा है, वो आपका है ना। वो देखिए, मान लीजिए सेंट्रल स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो मान लीजिए अगर हम बताएंगे, आपको एग्जांपल आगे देंगे, जैसे कि एक अब तीस्ता बैरेज वाला है ना, डिस्प्यूट है ना, तो उसमें ठीक है, इसमें प्रोविजन है आर्टिकल 253 में प्रोविजन है कि ओरिजिनल जो सेक्शन है ना, वाटर रिलेटेड जो भी है उसका तो है ही ना सुप्रीम कोर्ट को। नहीं तो फिर मतलब आर्टिकल 266, अरे कि जब सेंटर स्टेट, सुनिए बता रहे, देखिए मैं सुनिए पहले, जो आर्टिकल 131 में जो है ना, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है ना, प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत में कोई भी सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट मैटर्स गोज टू द सेंटर, है ना, ये है। लेकिन अब सब नेशनल लेवल पर हो रहा है, अब बहुत सारा केसेस होता है इसमें कि इंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग जुडिशियल केसेस बढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्या हमारे पास जो स्टेट्स हैं उनके पास रिसोर्सेस हैं उसको डील करने के लिए। अगर मान लो कि अगर केरला गवर्नमेंट चाहे या बिहार गवर्नमेंट चाहे कि हम यूएस से डील करना चाहते हैं, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, बहुत सारे जो हेड आते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए सिक्योरिटी होगा, उसके लिए इतना सारा इंतजाम करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए कॉस्ट कहाँ से आएगा? ये क्या स्टेट्स का एफोर्डेबल है? उसका नहीं है उतना एफोर्डेबिलिटी उसके पास, है ना। ये तो खुद ग्रांट पे जीते रहते हैं ना सेंटर के। कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। फिर अगर मान लीजिए कि ये भी सकता है कि जो सेंटर का जो मान लीजिए सेंटर का जो इंटरेस्ट हो, स्टेट का इंटरेस्ट हो, दोनों समान हो सकता है, कभी कभी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, समान भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो डाइवर्जेंस अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर तो ये आपका जो पारा डिप्लोमेसी है कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है ना, एक नेशनल सिक्योरिटी, है ना, ये भी सकता है। अच्छा, कुछ हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ काम जो है सेंटर करना चाहती है, वो काम स्टेट भी कर रहा है, सेंटर भी कर रहा है, तो वो क्या होगा? डुप्लीकेशन ही होगा, है ना। ये भी हो सकता है, डुप्लीकेशन एफर्ट्स हो सकता है ना। ओके, तो हमने कितना पॉइंट डिस्कस किया क्रिटिसिज्म में कि डुप्लीकेशन एफर्ट्स हो सकता है, डाइवर्जेंस इंटरेस्ट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बर्निंग ऑफ जुडिशरी हो सकता है ना, एक्सपर्टीज का कमी है स्टेट के पास, फॉरेन पावर जो है हो सकता है कि इंट्रूजन कर ले, जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया, है ना, वो चाइना से, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं ना। तो ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला, जैसे कि हम लोग जो स्टेट है ना, तो क्यों ना उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसका जो मान ली कोई अगर एंगेज भी करना चाहता है तो उसकी कैपेसिटी को बिल्डअप करवा के, कोई एक जो अधिकारी डील करना चाह रहे हैं ना फॉरेन चीज में, तो हम लोग उसको कैपेसिटी बिल्ड करें, है ना, ये हो सकता है ना। अगर मान लो हम लोग फेडरल कंट्री है, हम लोग ऑटोनोमस देना चाहते हैं तो उसको देना पड़ेगा ना, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे उसके इंटरेस्ट का इम्पैक्ट एनालिसिस करके हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके इम्पैक्ट, हाँ, यह भी हो सकता है, क्या बोले, इम्पैक्ट एनालिसिस, है ना,
इम्पैक्ट एनालिसिस करके जो इंटरेस्ट है उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करके हम उसके अकॉर्डिंग सुटेबल ट्रेनिंग या गाइडलाइंस या अदर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं एज ए सेंटर। वेरी गुड। हाँ, ये पॉइंट तो अच्छा बोला आपने। इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वही असेसमेंट हो गया, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या सकता है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है ना, जैसे कि हम लोग, एक आपने सुना हो। इनके एक कर सकते हैं कि अगर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रही है तो उसको हम मॉडिफाई कराने की कोशिश करेंगे बजाय उसको कि खत्म करने के, बंद मतलब रिजेक्ट करने के। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकता है, मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि आपने एक C40 का नाम सुना है क्या? टेक्सास सिस्टम। सी हाँ, C40 सिटीज 40, मतलब इसमें क्या है ना कि ग्रुप ऑफ 40 सेंटर, मतलब वो सिटीज है, अर्बन सेंटर। मान लो दिल्ली हो गया है ना, वो फिनलैंड का कोई एक बार न्यूज आया था कि जो जो ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्टेड हाँ हो रहे थे वैसे जहाँ इकट्ठे हुए थे वो लोग एक मीटिंग किया था, बट उसके बाद न्यूज उसका कुछ आया नहीं। हाँ, तो वहाँ बेसिकली लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, कैसे भाई, कैसे आप मतलब वहाँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैसे आप जो पोल्यूशन से कैसे मिटिगेट कर रहे हैं ना, तो इसको अडॉप्ट करेंगे, अपने एजुकेशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ये लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। एक टेक्सास सिस्टर का भी एक टर्म आता है। टेक्सास सिस्टर का मतलब क्या है? टेक्सास जो है, एक जो यूएस में जो सिटी स्टेट है, जो भी है स्टेट है, तो उसका क्या है काम कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए इंगेज करता है किसी दूसरे, है ना, जापान का जो स्टेट है उसके साथ, है ना। तो इस तरह से बना हुआ है। तो ये भी प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं। एंगेज करता है, इन्वेस्टमेंट को लिए भी अट्रैक्ट करता है वो, है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने कंट्री में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एक क्लियर गाइडलाइन भी दे सकते हैं कि भाई तुम देखो, तुम्हारा लिमिट है ना, अपने औकात में रहो, कुछ लिमिटेशन कर सकते हैं हम। है ना। तो ये सब गाइडलाइन वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। और कुछ आप लोग बताइए, वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? आपने इतना सा चैलेंजेस देखा है कि, तो इससे क्या हो सकता है? और क्या बताइए, क्या कर सकते हैं, है ना। एक कमेटी को सेटअप कर सकते हैं जो कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन टाइप का, जो स्टेट और सेंटर के बीच इन चीजों को सॉर्ट आउट करे। अच्छा, एक जानते हैं, एक ऐसा मैंने एक टर्म देखा था, पता नहीं, मैं पढ़ रहा था, तो एक मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है ऐसा चीजों को डील करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टेट डिप्लोमेटिक ऑफिस कुछ बनाया हुआ है ना, SDO कुछ करके। तो डील करता है कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है डिप्लोमेसी के रूप में, तो उसको एडवोकेट करता है ना। तो कहीं ना कहीं वही फेस भी दो है कि सेंटर के विम पर है, सेंटर की इच्छा पे डिपेंड करेगा ना। तो इससे अच्छा कि इंडिपेंडेंट। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया था आज से 4 साल पहले, हाँ, तो इसके लिए हम लोग जिसमें इंचार्ज अमित शाह को बनाया गया था। तो उनका यही था कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग अपना प्रपोजल ला के हमें देंगे, उसके बेस पे होम मिनिस्ट्री एनालिसिस करेगी और आगे फॉरवर्ड करेगी। अच्छा, एक और जानते हैं, ये ठीक है, एक और ही बता रखो। आप बोले ना इस पर एक इंडिपेंडेंट, है ना, एक इंडिपेंडेंट कमिटी होना चाहिए जो कि दोनों के बीच में समन्वय करे ना, बिल्कुल कॉन्सिलिएशन। तो उसको एक्सपर्ट कमेटी कह सकते हैं, उसको एक एक्सपर्ट कमेटी कह सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट हमको लगा। एक्सपर्ट कमेटी का भी हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें हम लोग वे फॉरवर्ड में दो चीजें देखा हमने, मतलब 4-5 पॉइंट बताता हूँ मैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे, पहले इसका जो इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, है ना। कुछ अगर मान लो उसको ऑटोनॉमी दे दिया, उसका जो कुछ अपना उसने जो सब नेशनल लेवल पर उसने भी जो भी फॉर्मुलेशन रखा, उसके अकॉर्डिंग उसका हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे उनका, ऑफिसर्स का, जो भी हमारे उनके जो स्टाफ होंगे उनका, है ना। उसके बाद तीसरा का हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि टेक्सास क्लस्टर या फिर C40, ऐसा कुछ हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ क्लियर गाइडलाइंस दे सकते हैं। या फिर हम लोग जो है इंडिपेंडेंट कमिटी बना सकते हैं, कि इंडिपेंडेंट बॉडीज बना सकते हैं जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करे, है ना। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा क्या हो सकता है, और ये तो 4-5 ही पॉइंट हुआ, और कुछ बताइए लोग। और कुछ सोच सकता है क्या इसमें?
ओके, चलिए इतना 5 रखते हैं, 5 ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, साउथ चाइना सी है ना, क्या है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, पहले साउथ चाइना सी है कहाँ, ये बताइए आप लोग। साउथ चाइना सी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया से नहीं लेकर नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा कहाँ पे है, ये पूछा मैंने आपसे, इंटरव्यू में पूछेगा इसी तरह, समझे। एशिया में ही है। एशिया में है, ओके। लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा, मतलब अटलांटिक में है, सॉरी पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन में लोकेशन है। सबसे पहला तो यही आपको पॉइंट पता होना चाहिए ना, कहाँ लोकेशन है ना। अब पहले अगर मान पूछे, साउथ ईस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ चाइना सी का बारे में कोई डिस्प्यूटेड है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहता है ना, तो ये सब चीजों को सबसे पहले आपको एक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप दिखा सकते हैं इसके लिए, है ना, एक वर्ल्ड मैप बना देंगे, और उधर पैसिफिक ओशन के जस्ट इधर जो क्या बोलते हैं उधर वियतनाम होता है ना, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, उधर साइड में, वहाँ पे चाइना के जस्ट नीचे, वहाँ पे साउथ चाइना सी थोड़ा सा दिखा देंगे, डिपिक्ट कर देंगे, है ना। वहाँ पार्टले आइलैंड होता है वहाँ पे, है ना। तो एक सोरबो, एक सोरबो और पार्सले, और एक क्या नाम है उसका, स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली, दो को आइलैंड, स्पार्टली और पार्सली, नहीं, 3, वहाँ बहुत सारा 9 डैश लाइन है ना, वहाँ पे तो बहुत सारा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है उसने बना तो रखा है। वो जो उसका कंसर्निंग एरिया था, उसके चलते वो बताता है ना, चाइना अपना हेगेमोनी डिप्लॉयमेंट करना चाहता है वहाँ पे। हाँ, बस इतना अगर आप लिख देंगे ना कि साउथ चाइना सी कहा, साउथ चाइना सी एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन व्हिच इज डिस्प्यूटेड ड्यू टू द assertive stance ऑफ चाइना, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, बस ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इतना सारा, है ना। उसके बाद हम लोग बेसिकली कहाँ पे आते हैं कि साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहता है। तो आप लोग बताइए कॉन्फ्लिक्ट क्यों होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है चाइना का सब ये क्या बोलते हैं साउथ चाइना सी में। सर एक्चुअल में साउथ चाइना सी है ना, मतलब वो वर्ल्ड का इकोनॉमी का लगभग $3 ट्रिलियन का वो मतलब उससे व्यापार वहां से पासेस होते हैं। चलो तो उसका कंसर्न एरिया ट्रेड का रिलेटेड है, और फिशिंग जोन के लिए भी लगभग वर्ल्ड का लगभग 10% जो फिशिंग चीजें वहां से प्राप्त होती है। तो ये भी चीजें, और एक्चुअल में कंफ्लिक्ट का कारण क्या है कि जो चाइना है ना, वो 90 उसका तो कभी बताता है कि मेरा ये जो है हान डायनेस्टी जो था उस समय से ये मेरा पार्ट था, तो इसलिए उसको क्लेम बताता है। और उसका जो करने का मतलब 1947 के आसपास में उसने क्या किया कि पूरा वो साउथ ईस्ट वाला रीजन था, तो उसको क्या कि 9 लाइन ड्रॉ करके और बता दिया कि ये चीजें इसके अंतर्गत, जो भी चीजें मेरे अंतर्गत आते हैं। हालांकि 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का हेग का उस पे निर्णय भी आया था, एक जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट का, उसने बताया था, हाँ, तो उसको बताया था कि मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत जो भी चीजें आपके अंतर्गत आते हैं, इसके बियॉन्ड आपका नहीं आता है। फिर भी वो बार बार उसे खारिज करता है, वो अपने आप पे जीत पे आया हुआ है कि मेरे JB 9 डेस्क के अंतर्गत आते हैं, मुख्य रूप से पार्टली आइलैंड और ये पार्सले आइलैंड दोनों अपने अंदर बताता है। तो वो चीजें बार बार इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नहीं, ठीक है, मेन मैटर ऑफ कंसर्न। चलिए स्टोरी आपने बताया है, लेकिन आप अब इसको आप देखिए, आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, आपको स्टोरी पता है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपको इतना स्टोरी लिखेंगे तो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा ना। अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे आपने क्या बताया सबसे पहला वाला जो इसका जो टर्म क्या, सबसे पहला आपने स्टार्ट किया था ट्रेड से, है ना। तो ट्रेड के कारण जो है, ट्रेड का इम्पोर्टेंस है, तो इसमें ये जो है ट्रेड का इम्पोर्टेंस यहाँ से क्यों है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, है ना। इसके कारण जो यहाँ पर ट्रेड पासेस होती है और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। ट्रेड काफी यहाँ पर जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है इसे पास करता है, इसलिए एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ फिशिंग जोन भी है बहुत सारे, जो वहाँ मैरीटाइम कंट्रीज है जो कि
वहाँ से फिशिंग करते हैं और अपना जो लिवलीहुड गेन करते हैं ना, तो उसके कारण भी उनका जो इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो ये भी एक डिस्प्यूट हो सकता है। तीसरा आपने क्या बताया था कि वो हिस्टोरिकल जो क्लेम है उसका, है ना, हिस्टोरिकल क्लेम जो कि हान डायनेस्टी के समय में हिस्टोरिकल जो क्लेम है उसका, तो वो कहीं ना कहीं जो है अब मिथ है। मिथ क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग मान लो इंडिया ही है, अब इंडिया बोले कि नहीं है भाई, म्यांमार हमारे ग्रुप में था, इंडोनेशिया हमारे ग्रुप में था, अफगानिस्तान मेरे कंट्रोल में था, तो पूरा ही इधर पूरा सब कंटेंट हमारे कंट्रोल में था भारत के, है ना। अब इस तरह से क्लेम करेंगे तो एक अनजस्टिफाइड मतलब क्लेम है, क्या नाम है उसका, अनजस्टिफाइड क्लेम ऑफ चाइना, जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसको नलीफाई कर दिया, है ना। तो इससे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तीसरा रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि वहां पे जो हम लोग बोलते हैं एशियान नाटो, एशियान नाटो किसको बोलते हैं आपको पता है क्या? एशियन नॉट नाटो, नाटो एशियान का जो नाटो है, हाँ एशियान अच्छा। नाटो ग्रुपिंग हुआ है, कौन सा है वो, उसको चाइना बोलता है। एशियान नाटो किसको बोलता है? क्वाड को। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया हो गया ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया यूएसए और है, साउथ सॉरी जापान, यूएसए है, 4 कंट्री है। ठीक है, तो क्वाड प्लस ही बन गया आज तो अब इसमें ये कंट्री है क्वाड वाले, तो इसको एशियान नाटो बोलता है चाइना। अब यहाँ से जब ये इसका जो अब इसका मालिक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रीजन बने कि नहीं बनेगा, भाई तुम हमारे जो इंडिया कहाँ इधर बसा हुआ है ना, ये इंडियन ओशन में है, आकर के पैसिफिक में अपना दबदबा जमा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखें कि जो यूएस जो है एक अपना जो मिलिट्री बेसिस बना रखा है उसमें, है ना, तो मिलिट्रिलाइजेशन जो हो रहा है वहां पर, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यही देखो ना, क्या नाम है, चाइना ही को देखो, अब अपना आर्मी को भेज देता है वहां पर और फिलीपींस से लड़ते रहता है ना। भाई देखो तुम तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मिलिट्राइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी, ऑयल के लिए भी सोर्स है। हाँ एक्चुअली अब ये ऑयल के लिए भी अच्छा हाँ सोर्स है, हाँ ऑयल राइट, और गैसेस के लिए भी। हाँ यहाँ पे ये वो भी हाँ ऐसा बोला गया, conflict का कारण है। हाँ राइट, हाँ ओशियन ओशियन रिसोर्सेस कर सकते हैं उसको, कि ओशियन रिसोर्सेस भी हैं। हाँ ओशियन रिसोर्सेज भी है वहां पर। तो ये कितना है यहाँ पर रिसोर्सेज है, लगभग ऐसा बोला गया है कि 3.6 बिलियन जो है, जो गैलन जो भी होता है, उतना वहां पे आपको पेट्रोल है ना। और 3 बिलियन जो है वहां पर नेचुरल गैस, कुछ ऐसा जो गैलन वैलन जो भी होता है, तो उतना गैस है वहां पे, इतना, ठीक है। गैस का लगभग 266 ट्रिलियन का सब बताता है, क्यूबिक फीट गैसेस बताता है, और ऑयल लगभग 11 बिलियन बैरल्स। ओके चलिए ठीक है, इतना हो गया। ये डाटा है। ओके ठीक है, चलिए लिख लिए। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं कि चाइना इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक टर्म पे स्ट्रांग है, तो अपना पॉलिटिकल रिएक्शन बढ़ाना चाहता है, तो पॉलिटिकल उसको डोमिनेंस के लिए वो उन चीजों पे कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आपने कितना पॉइंट बताया, ट्रेड का बताया था, फिशरीज वाला हो गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके कारण हो गया, उसमें अपने एशियान नाटो जो ग्रुप वहाँ बन रहा है, फिशिंग हो गया। हो रहा है, रिसोर्स कांस्टेंट है, रिसोर्सेज वहाँ पर है, एबिलिटी है। उसके बाद अपने देखा एक हान डायनेस्टी का जो हिस्टोरिकल उसका क्लेम है, वो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है ना, अनजस्टिफाइड, ठीक है। अब आता है कि जो हालांकि 9 डेज का, एक्चुअल में 9 डेज का इश्यू जो आता है ना, वो 1947 के आसपास रेज होता है। उससे पहले वो अपना हिस्टोरिकल कारण नहीं बताता, लेकिन 1947 के बाद उसने जब 9 लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद बोला, वर्ल्ड को ये बताया कि इसके अंतर्गत जितने भी चीजें आती है वो हमारे अंडर में आती है। वहां से 9 डेज का लाइन का जो क्लैश है वो शुरू हुआ। इससे पहले वो जब भी बताता था वो हिस्टोरिकल कारण बताता था, लेकिन 1947 में वो अपना बता 9 डेज लाइन का इशू से वो अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहे कि इसके अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेज है वो मेरे अंतर्गत है। अच्छा ये बताइए मुझे, चाइना जो इंडिपेंडेंट कब हुआ था, कोई आइडिया? हाँ हेलो, चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ? क्या भैया? चाइना इंडिपेंडेंट हेलो, 48 में, 49 में हुआ था ना, मतलब थोड़ा बाद ही हुआ था, तो मतलब मेरे ख्याल से कि चाइना का जो क्लेम था, है ना, ये बहुत बाद में आया है, जो उसने अपना एक पहले आइलैंड डेवलप कर लिया वहां पर, फिर उसके बाद आया। मुझे अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से फैक्ट चेक करना कि वो कब। मैं कहीं से देखा था, मैं डिबेट देखा था, डिबेट में वो रहा था एक, मैं भी हो सकता है कि आपने टीवी का डिबेट।
जो इसका ईयर का कंफ्यूज हो गया है ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, मतलब उतना लेके भी चल सकते हैं। ये चीज मेंशन उतना मेंस में किया भी नहीं जा सकता। अगर 90 40 आप 50 के आसपास बोल दे तो कोई दिक्कत भी वो नहीं। ईयर का बात नहीं है, मतलब वो क्लेम जो है ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री करती है, सोवरेन नेशन करता है ना। तो अब ये अगर 1947 में अगर मान लिया कि हम लिखे 1947 में वो मतलब क्लेम कर रहा था, तो मान लीजिए उस समय वो इंडिपेंडेंट एक नेशन नहीं की तरह था, इम्पेरियलिस्ट कंट्री था, तो उस समय उसका दबदबा करना थोड़ा सा मतलब वो जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना, मे बी हो सकता है कि नहीं। ओके, अब आते हैं कि अब ये साउथ चाइना सी जो है, अब ये ग्लोबल थ्रेट क्यों बना हुआ है, इससे ग्लोबल थ्रेट क्यों बन सकता है? इसका इसके पीछे दो कारण है। एक्चुअल जैसे अपना एशियन का जो कंट्री है ना, एशियन का जो कंट्री है, तो वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा वीक कंट्रीज है। तो उनका जो कंसर्न रहता है ना कि हम मिलिट्री पर्पस के लिए और इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए हम मुख्य रूप से ये अमेरिका पे डिपेंडेंट रहे, यानी उनसे कुछ चीजें मतलब अपना मतलब वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे। और दूसरा कारण जो है मतलब चाइना से, तो ये दोनों मिडिल चीजें में रहता है ना चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। एक तो ट्रेड डिसरप्शन हो जाएगी, हाँ, और ट्रेड डिस्ट्रप्शन मिलिट्री इंकर्जन का भी चांस बना रहता है। नहीं, ये तो अब चलिए ट्रेड और मिलिट्री। ओके। अच्छा, साउथ चाइना सी जो है ना, ये मतलब कैसे, मतलब ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करता है, ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, बताइए कैसे, मतलब क्योंकि कोरिया और जापान दोनों बड़े कंपनी है जो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके कार्गो अपने यहाँ भी आते हैं, भारत को भी सप्लाई करता है और पूरे गल्फ को सप्लाई करता है। कोरिया का जो वर्ल्ड का लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार इससे लगभग होता है वर्ल्ड का। इससे ताइवान उसके अंडर में है, तो उससे वो ट्रेड डिसरप्ट कर सकता है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही डैमेज हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और कैसे? और इंडिया का इसमें कंसर्न, इंडिया का भी कंसर्न है। इंडिया का लगभग 200 बिलियन ट्रेड इससे पास होता है, तो इंडिया इसमें आ जाता है। क्योंकि अगर पहले क्या आता था, इंडिया शुरू से ही वहाँ पे अपना मतलब हिस्टोरिकल इसका इम्पोर्टेंस है। कुछ एक डायनेस्टी था इंडिया का, याद नहीं आ रही है, उस समय से इसका उस पे था, मतलब उससे पहले उसका कोई भी तरह से गतिरोध नहीं होता था। लेकिन जो रिसेंट में चाइना वहाँ पे गतिरोध किया, तो इससे इंडिया का भी इंटरेस्ट जागा और ये क्लेम भी करते हैं वहाँ पे, मतलब इंटरनेशनली डिस्प्यूट का भी कारण बन जाता। हाँ, अगर इंडिया कंसर्न का है तो हमारा भी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो बट वही है ना कि ट्रेड डिसरप्ट नहीं ना हमें करना है ना होने देना है। देखिए हम एक्चुअली पूछ क्या रहा था कि साउथ चाइना से जो डिस्प्यूट है वो ग्लोबल ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करता है, बस एक एक पॉइंट बोलेंगे, छोटा छोटा पॉइंट और छोटा छोटा पॉइंट मान लीजिए मुझे तोड़ने में, आपको इस मान लीजिए बता रहे हो ना कि मैं उसको तोड़ने में मुझे वो दिक्कत हो रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है। मान लीजिए कि जैसे आपने एक बताया, मुझे साफ समझ में आया कि साउथ कोरिया जो है एक लार्ज सप्लायर है ग्लोबल कंट्री के लिए, मतलब है ना, एक हो गया। एक आपने विमल ने बताया शायद वो 300 बिलियन 200 बिलियन का जो इंडिया का जो ट्रेड है ना, इसके कारण वो सिग्निफिकेंट है, तो उसके कारण जो है ग्लोबल ट्रेड जो है इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का क्या रीजन हो सकता है ना, तीसरा कारण जो आपने तीसरा जो स्मॉल कंट्री है ना, उसका सिक्योरिटी थ्रेट भी है चाइना को लेकर, या तो भी सिक्योरिटी थ्रेट भी आप मान भी ले सकते हैं। या कि कुछ समय पहले अप्रैल 2014 के आसपास में क्या हुआ था ना, वियतनाम का एक शिप था, उसमें क्या किया था, उसको मार के गिरा दिया था वो चाइना। तो थोड़ा उन लोगों का दिक्कत भी होता है, मतलब चाइना थोड़ा दबदबा भी करता है ना, पॉलिटिकली आर्गुमेंटिंग भी करता है, डराता भी है, जो कमजोर कंट्री उनको डराता भी है अपना, मतलब आप इसको आप नॉर्मल टर्म में कर सकते हैं कि सोवरेनिटी ऑफ स्मॉल कंट्री, नेबरिंग कंट्री को हैक करता है, सोवरेनिटी को हैक करता है वो चीज। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना से कैन इम्पैक्ट द ट्रेड, है ना, यही बस मेरा सिर्फ उसको ट्रेड से रिलेट कीजिए, ट्रेड से रिलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने बताया कि ग्लोबल साउथ कोरिया जो जब सप्लायर है ना, या फिर इंडिया का जो ट्रेड है उससे वो इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा का आपने जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है होगा वहां पर चाइना से, वो ताइवान से जो भी होगा, उससे भी ट्रेड इम्पैक्ट हो सकता है ना।
उसके बाद क्या सकता है कि जो यूएस का जो वहाँ पे दबदबा बन रहा है, तो मान लो यूएस और चाइना के बीच में क्या होगा, संघर्ष होना स्टार्ट हो जाए, फिर वो दोनों अपना ट्रेड वार स्टार्ट कर देंगे, है ना? उससे भी ट्रेड जो है इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा मान लें कि हम लोग जो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उसको सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है, या सेमीकंडक्टर कौन सप्लाई करता है ज़्यादा वर्ल्ड को? ताइवान करता है। चाइना ताइवान करता सॉरी है। ताइवान ताइवान। ताइवान सेमीकंडक्टर मतलब ताइवान है, मतलब इससे देखा जाए तो, और चाइना भी है ऐसे। तो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लायर में चाइना मुख्य रूप से नहीं, ताइवान मुख्य रूप से फर्स्ट हाँ, पोजीशन ताइवान, पे है हाँ, ताइवान। ठीक है, सेमीकंडक्टर में। तो अब ये सब जो मान लो कि साउथ चाइना सी और डिस्प्यूट वहाँ पे हुआ, तो उससे ट्रेड में कि नहीं, वो बहुत सारा जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो आजकल टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट हो जाएगा। तो बस आपको लिखना है, ठीक है? ये ट्रेड कैसे, ग्लोबल ट्रेड कैसे इम्पैक्ट होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है बताइए? वे फॉरवर्ड में मेरे हिसाब से एक तो हो सकता है कि जैसे मतलब जो स्मॉल कंट्री वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको अगर दिक्कत हो रही है, तो जो बड़े नेशनल है, जैसे इंडिया जो मंगाता है, ऑयल मंगाता है रसिया से और मिडिल ईस्ट से मंगाता है, उससे बेटर है कि वहाँ का जो जैसे वियतनाम हो गए, जो छोटे छोटे कंट्री है, म्यांमार हो गए, सॉरी वियतनाम हो गए, उन लोग क्या करे कि इंडिया वहाँ पे कुछ अपना मतलब कंपनी को या को बोले वहाँ से, हाँ, उन लोग को वहाँ पे बोले कि मैं आके कोऑपरेशन करूंगा, आप वहाँ पे वेल निकालने में हमारी मदद करें, तो आप कुछ उससे कुछ हिस्सा आप ले ले या कुछ हिस्सा मैं ले लो, तो थोड़ा फायदा हो सकता है, उनका भी इकोनॉमी अच्छा होगा और अपना इंडिया के लिए भी या अदर कंट्री का भी फायदा होगा, जिससे चाइना का भी थोड़ा सा डर बना रहेगा। वो चीजें एक तो पॉइंट होगा, सप्लाई और वो चीजें छोटा पॉइंट बोलना, छोटा पॉइंट। मान लें कि आपने देखो कोई भी चीज बोलते हैं ना, मान लें कि आपने बताया, इतना बड़ा बताया ना सेंटेंस, इसको आप छोटा में कैसे बोले? छोटा में अगर वो लिखना होगा एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? इतना वही बता रहे हैं। हाँ, बोलिए। सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑयल एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी टू नेबरिंग कंट्रीज। तो एक्सटेंडेड नेबर बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड नेबर, है ना? वो तो हम अपने लिए बोल देंगे कि एक्सटेंडेड हमारे लिए, और सेकंड में आप डिफेंस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करें नेबरिंग कंट्री को, डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक आपका कलाम हो गया और ये कौन हाइपरसोनिक मिसाइल क्या बोलता है, मिसाइल दिया था। एक मिसाल देखिए कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, मिलिट्री एम्पावरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, और एक और कुछ जोड़ दीजिए, सिक्योरिटी सेफ्टी एम्पावरमेंट करके डाल सकते हैं एक में ही चारों। हम पॉइंट ऐसे आप तोड़ के कर सकते हैं इसे। देखिए, एक तो पहले आपने बोला कि सप्लाई द इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ले जाए, है ना? वहाँ पे ट्रेड करे, टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट हुआ ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए, तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, उसको हम लोग एंगेजमेंट हो, उसका स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेटजिक और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या डिफरेंस होता है, बताया क्या आपको? कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट और स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या? अच्छा बोलिए आप। स्ट्रेटजिक का मतलब क्या होता है कि उसमें मेरा भी हित हो, और मतलब इनडायरेक्टली। अब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि डायरेक्टली हम भी इन्वॉल्व होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजिक होता है ना, कुछ ऐसा स्पेशल एरिया जहाँ पे दोनों काफी मतलब म्यूचुअली बहुत काफी एग्रेसिवली इंगेज हो सकते हैं ना। जैसे मान लिया कि स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट में, और कॉम्प्रिहेंसिव में मतलब कि देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, वन साइडेड नहीं, बहुत लोग होंगे उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत लोग होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारे होंगे। स्ट्रेटजिक में इंडिया मान लिया कि यूएस के साथ स्ट्रेटजिकली इंगेज होता है ना। ओके, अच्छा, एक तो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट होगा, एक होगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें कि हम लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म जो भी ये कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अपने एक सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जैसे कि मान लीजिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग फिलीपींस को क्या दिया था, ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, है ना? एक हो सकता है हम लोग। दूसरा हम लोग, आपने एक बताया था क्या, मिलिट्री का जो ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हम मिलिट्री एम्पावरमेंट कर सकते हैं उनको, हाँ, उनके पर्सनल को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उनको मतलब क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई भी कर सकते हैं।
अच्छा, मिलिट्री पर्सनल को ट्रेनिंग देंगे, उसके अलावा क्या कर सकते हैं उनको? हम लोग उसके साथ जो है, एक हम लोग का क्या होता है, मिलिट्री ड्रिल होता है ना, जो सैन्य शक्ति अभ्यास होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री वगैरह, एक्सरसाइज है ना? मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है। उसके बाद एक और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, उसके साथ अलायंस कर सकते हैं ना, जैसे कि यूएस का, जापान का, चाइना का, वियतनाम का, फिलीपीन का, है ना? तो एक ये भी हो सकता है ना? जो यूरोपियन कंट्री का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, मतलब ट्रेड के मामले भी और मिलिट्री के मामले में भी, ताकि थोड़ा चाइना को भी डिफरेंस क्रिएट हो देख के चीजों को, कि ये लोग जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो हमारे खिलाफ यूनाइट हो रहे हैं, तो चीजें प्रयास किया जा सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो, और क्या कर सकते हैं, और मान लीजिए कि माइंडेड के बजाय हम उसको इन्वॉल्व कंट्री बता दें या पार्टिसिपेटिंग कंट्री बता दें तो ज्यादा सही नहीं, रहेगा, नहीं, या अफेक्टेड कंट्री। नहीं, वो अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड थोड़ा सा नैरो टर्म हो जाएगा। लाइक माइंडेड मीन्स द इंटरेस्ट, लाइक माइंडेड सही है, लाइक माइंडेड स्टैंडर्ड टर्म है। स्टैंडर्ड टर्म है, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लें कि जो सबसे पहला जो ये चाइना का जो क्लेम है, तो ये क्लेम क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन सा है जो डील करता है इसको? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ना, इंटरनेशनल एन से कुछ है कि निक्लोज या कुछ ऐसी है, जो क्या नाम है उसका, उसको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आईएस से बोलते हैं, ठीक ना? आईएस से बोलते हैं, इंटरनेशनल इनक्लॉज भी है, इनक्लॉज इवन क्लॉज है, यूनाइटेड कमीशन लॉ ऑफ द सी, तो देख, हाँ, उसको भी हो गया। तो उसको भी हम लोग उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव, उसका जो एक प्लान होना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिविल अथॉरिटी है, उसका कुछ है ना, उसके पास भी कुछ पावर होना चाहिए, उसको जो हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, ताकि जो अपना उसका जो मैंडेट है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करे, है ना? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, है ना? कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी, ठीक है। और सकता क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्यों करना पड़ेगा, बताइए कुछ। क्या भैया? हेलो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कुछ अपना सकते हैं क्या इसमें? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब क्या हुआ कि मतलब हम लोग क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ, आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला कैसे करेंगे? एक हम बता देते हैं, बस आप लोग सुन लीजिए। हेलो, अर्चना, अंकिता बोलो क्या? नहीं सर, बोलो सुनाई दे रहा, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रहा है क्या? ओके, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि चाइना का जो है ना, चाइना का डाउट है कि एशिया जो क्वाड फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं उसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को कहीं ना कहीं उसको थ्रेट करता है ना, जो उसका सिक्योरिटी है उसको थ्रेट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोल सकते हैं नहीं, हम लोग जो है बेसिकली जो एक मैंडेट है, जो हम लोग ओपन सी का जो हम लोग ट्रेड का ना जो विजन है हमारा, हम लोग ने खुद पढ़ा होगा, ओपन स्पेस है ना, तो ओपन स्पेस का जो है हम लोग सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग सिक्योर करना चाहते हैं, है ना? बस इसका हमारा मैंडेट है, ना कि हमारा किसी कंट्री के साथ, जैसे कि हमारा क्या बोलता है, इंडिया का ऑलरेडी विजन क्या है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, है ना? सागर उसका इंसेटिव है जिसके सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये उसका इंसेटिव है, तो उसको एग्जांपल में लिख देंगे, है ना? बस हो गया, सिंपल। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मतलब क्या है कि जो डाउट है चाइना का, उसको हम लोग हटाएंगे, मतलब खत्म कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव एंगेजमेंट करके, है ना? ओके, बस इतनी सा आपका डाउट। तो अभी हम लोग का इतना खत्म हो गया। हेलो, हेलो, था ना, खत्म हो गया है। अब हम लोग कल का दूसरा टॉपिक रखेंगे, और आपने एक ही आदमी सिर्फ आजकल लिखा है, एक मैं लिखा हूँ, एक और एक मनीष लिखे हैं, और एक आई थिंक अंकिता लिख करके भेजेगी रात तक। क्या भेजेगी क्या अंकिता? कहीं गए थे क्या आज?
हाँ तो यार मैं देख फोटो देख